This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूँ अली नासिर। बेइंतहा दुनिया में होती तब्दीलियों के ऊपर होता हुआ प्रोग्राम बिज़नेस टुडे, जिसके असरात बराह रास्त आपकी मईशत और आपके कारोबार पर होते हैं। आज हम बात करेंगे वही अपने मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान और मेज़बान का तारुफ़ कराता चलूँ। जनाब अदनान यूनुस अगर साहब, जो कि आरिफ हबीब कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। वेलकम करूँगा सर आपको। थैंक यू। अदनान साहब, मेरे जहन में बहुत सारे उभरते सवालात हैं, लेकिन रिवायती तौर पर आपको पता है कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। ये नंबर बड़ा अजीब सा है, 302। सही है। तो कल 302 पॉइंट्स का जो है ना इजाफा हो गया मार्केट के अंदर, क्योंकि इसकी कोई कानूनी अहमियत भी है 302 की, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पर ये इसकी क्या वजह बनी जो कल मार्केट में तेज़ी आई, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तो वैसे भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो उसके असरात तो पाकिस्तानी मार्केट पर आएंगे ही आएंगे, जो मुझे लगता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मुख्तसर तज्ज़िया पेश करें, छः सुर्खियों पर आते हैं। अगर रिसेंटली हम पास में ये भी एक वीक ऑनवर्ड में देखें, जो SCCP और ब्रोकर्स के जो मामला कुछ तय होने से मुराद ये कि जो आपको पता था कि जो फाइनेंसिंग के ऊपर चल रहा था, कि जो SCCP ने बड़ा आज से महीने 1 मंथ के ऑनवर्ड जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया हुआ था, और सारी फाइनेंसिंग इन हाउस फाइनेंसिंग जो तकरीबन ख़त्म ही करवा दी है। तो इसके बाद जब वो मार्केट ख़त्म हुआ, आप देखें वॉल्यूम पे भी इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम कम, थोड़े से स्टॉक के नॉर्मल हो गए, जो पहले अच्छे वॉल्यूम थे अब थोड़े से कम हो गए। तो ये चीज़ें इस वजह से भी एक बेहतरी की तरफ अब थोड़ी, क्योंकि अब तकरीबन ये ख़त्म हो गया है, और आगे ऑनवर्ड अब जो पाकिस्तान पे जो इकनॉमिक जो न्यूज़ हैं, आगे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, और इसके ऑनवर्ड जो सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, इसके हवाले से मार्केट ज़्यादा फोकस। पिछली मरतबा भी आपसे पूछा था जी, इस दफ़ा तो आप समझे कि बस फैसला बाकी है पनामा का। फैसला जो भी आए उसके असरात मार्केट पर मुरतब ज़रूर होंगे। पिछली दफ़ा मेरी आपकी बहस हुई थी, तो बात आपने ये कही थी कि अगर तो हुकूमत के हक़ में आ गया फिर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर खिलाफ भी आ सकता है फैसले के बारे में, तो क्या साराई हो सकती है ना, और तो मतलब और क्या साराई भी मीडिया पर तो हो भी नहीं सकती। तो मतलब और चैनल तो कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहेंगे ना, लेकिन बुनियादी तौर पर उसके असरात तो मुरतब होंगे। तो उसके असरात क्या मुरतब होंगे? मेरे ख्याल सिर्फ शॉर्ट टर्म पे होंगे। अब आप अपनी राय दें। शॉर्ट टर्म से ये होंगे, अगर फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर को, अगर इन केस हटा, तो ऑफकोर्स ये बड़ा सेटबैक होगा, पॉलिटिकल सेटबैक होगा पाकिस्तान में, और उससे जो है स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट, मतलब बुरा नेगेटिव थोड़ा सा रहेगा इम्पैक्ट, लेकिन ऑनवर्ड शॉर्ट टर्म तो रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट तो थोड़ा रहेगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि हुकूमत तो उनकी रहनी है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाना है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा। फिर मार्केट बैक टू अपने वही नॉर्मल आ जाएगी अगेन, अगर कोई दोबारा कोई केस ना खड़ा हो जाए तो, क्योंकि साल के अंदर भी आप कुछ कह नहीं सकते। इसके अगर इम्पीचमेंट नहीं होती, इनके हक में फैसला रहता है, तो वो भी शॉर्ट टर्म ही रहेगा, अगर इस पे मार्केट का थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। मैंने इनका सुना है पर्सपेक्टिव एक फाजिल MNA का, तो उन्होंने गालिबन ये कहा है कि अगर वज़ीर आज़म को हटाया नहीं जाता तो हमारी कामयाबी, और अगर नहीं है जैसे मतलब यानी ये जुज़वी सिर्फ बात इसी पर टिकी हुई है कि अगर वज़ीर आज़म जाएं तो फिर मार्केट पे इम्पैक्ट है, अगर वो रहें तो फिर कोई, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक यही उन्होंने कहने की कोशिश, इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर चलते हुए आ रहे हैं, कोई इनको नया तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है चेंज हो गए, कोई नया प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपने अहम की है, ये बात अब देखने वाली है। मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं कानूनी और अदलिया के मामले से हटके मैं आपको ये कहूँ कि जितनी इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, वो अमूमन इंसान की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। वो तो सही है वो, लेकिन कुछ कह थोड़ी सकते हैं, खैर हमारा, लेकिन उसकी मर्जी है कि जिसको कुछ भी नहीं मिलता दुनिया में, या कुछ भी नहीं लोग समझते हैं डिजर्व नहीं करता, लेकिन वो दे दे तो दे दे, वहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सही बात। इसी उम्मीद और तवक्को के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, स्टॉक में भी जो लोग पैसे लगाते हैं उनकी भी तवक्को यही होती है, दिन में हम पैसे लगाएं, रात में हम अमीर हो जाएं, सुबह में हम AKD हो जाएं, ये AKD की तरह घूमें हम, या हम बड़े किसी ब्रोकर की तरह जनाब हमारे वो हो जाए, माल हो जाए। ऐसा मुमकिन है एक रात में, एक दिन में हो जाना? एक रात में तो मुमकिन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जुए में कर सकते हैं, कि एक नॉर्मली होता है कि जुआ अगर खेलता है बंदा, या लेकिन PSL के बारे में बात करने से मैंने आपको मना किया है। PSL के बारे में
मैं आपको नॉर्मली बात बता रहा हूँ कि जो अगर आप मैं भी मिजाइया बात जी, कर जी, रहा हूँ। आप अगर कोई जुआ खेलते हैं तो उसमें होता है कि आप अब निकले कैसीनो के अंदर गए, आप जीत के निकलेंगे या बिल्कुल हार के निकलेंगे, दो चीज़ होती हैं। या फिर कम्प्लीटली एक बंदा होता है कि खड़े होकर सिर्फ देख रहा होता है कि यार देखते हैं सिर्फ होता क्या है आज। मुस्कुराहट आपकी बता रही है कि आपको पता है मैंने बात क्या की है और आप समझ भी गए हैं। उसका भी काफ़ी पैसा आएगा, ये मैं बता दूं आपको। तो उसका इम्पैक्ट PSX पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी, क्योंकि जाहिर बात है लोग जब फंड्स इंगेज कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, इस तरह के कामों में जो कि हमारे गांव बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जब टूर्नामेंट अब ख़त्म हो गया तो अब वापस आप देखेंगे रिटर्न ऑफ द ये तो है, लेकिन money in मेन the तो लिक्विडिटी थोड़ा सा जो क्रंच आपको जो वॉल्यूम वो श्रिंक होते हुए हाँ, नजर आ रहे हैं, मार्जिन वाले एक रीजन तो मार्जिन का भी है कि जो इन हाउस फाइनेंसिंग का था, in-house और अभी इसके अलावा लोग कंसर्न भी हैं कि यार ये SCCP को ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा स्टेप ले ले, कोई बड़े ब्रोकर को सस्पेंड ना कर दे। मतलब ये एक मैं आपको एक मतलब मेरी एक मतलब एक क्या सर आई है मार्केट में कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्रोकर सस्पेंड होने वाला हो। मैं आपको एक जस्ट बात बता रहा हूँ कि कोई सस्पेंड ना कर दे तो लोग अवेयर हो। मतलब पास में इतने हमारे वाकयात हो चुके हैं हमारी मार्केट के हवाले से, तो इसलिए पीछे लोग इन्वेस्टर पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार अभी राइट नाउ वेट एंड सी वाला करते हैं कि वेट करते हैं कि देखते हैं होता क्या है, कोई सच बड़ा अभी भी हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं, उनमें से कुछ लोगों की शिकायत भी हमें मौसूल होती रहती हैं। मैं अमूमन जिक्र नहीं करता, ना किसी का मैं नाम लेता हूँ, लेकिन हमारे चंद जो प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं उसमें ख़ास तौर पे एक शाहिद साहब कल उनका भी था, और फिर उसके बाद वकार साहब का भी मैसेज आया है। तो लोगों की शिकायत कुछ होती हैं ब्रोकर्स की, जिस तरह से उन्होंने उनके अकाउंट्स को मैनेज किया है या सब अकाउंट्स को मैनेज किया है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कमेटियाँ तो बहुत सारी हैं, आर्बिट्रेशन की भी कमेटी होती है जिसमें बैठकर सालिस जो है वो फैसला कर देता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर SCCP वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जल्द से जल्द कोई ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म बना दें जहाँ पर जो है ना एहसन तरीके से इन मामलात का हल किया जा सके, और जो इन्वेस्टर है उसको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैपिटल मार्केट का ओम्बड्समैन बना दें। अच्छा, एक और बहुत सारे अच्छे बच्चे जो हैं मार्केट के अंदर मौजूद हैं, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता किस्म के, जो कि इस तरह के ओहदों पर बैठ सकते हैं। नहीं, मैं वैसे बता रहा था उनको, और जो है कैपिटल मार्केट्स का अपना ओम्बड्समैन होना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का अपना ओम्बड्समैन है, इंश्योरेंस वालों का अपना ओम्बड्समैन है, तो भाई फिर कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट का भी अपना ओम्बड्समैन होना चाहिए जो दोनों साइड को सुने और ऐसा तरीके से मसले को हल कर दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पर ब्रोकर मेरे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से SCCP को सुनना चाहिए और ये बात ये बात नहीं। लेकिन अगर सच अगर आप देखें कि इन्वेस्टर की कोई कंप्लेंट जाती है डायरेक्ट SCCP तो उसका सुनवाई तो होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इनको एक्टिविटी नज़र आती है जो रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी अगर कहलाती है तो उस पर एक्शन तो ज़रूर होता है, क्योंकि आजकल SCCP ने बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ करवाई हैं। लेकिन एक निज़ाम वज़ा हो जाए ना, तो फिर उससे जब ओम्बड्समैन यानी कि बिल्कुल हट के चीज़ हो जाती है तो फिर वो किसी इदारे के मातहत नहीं होता, बल्कि आज़ादी से अपना फैसला देता है। भाई ऐसे भी तो हो सकता है कि फैसले जो हैं वो ब्रोकरों के हक में आ जाएं। अब तो मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है। अगर एज सच कोई ऐसी चीज़ बन सकती है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ही बन सकती है। हाँ, बन सकती है, ये गवर्नमेंट ही बना सकती है, क्योंकि SCCP तो अभी राइट नाउ PSX भी हो गया, जो पहले कराची अलग होता था। खैर अब तो सारे स्टॉक एक्सचेंज कंबाइंड हो गए, तो ऐसी कोई कमेटी बन सकती है। अगर 2 हफ्ते में कैपिटल मार्केट का ओम्बड्समैन बन जाए तो भाई मुझे इसका कसूरवार न ठहराना, मैंने नहीं किया था ये, मेरे तो जहन में ऐसे ही ख्याल आया, मैंने बोल दिया। हो सकता है हिजाजी साहब सुन लें, बन जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। सही, लेकिन यह है कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई आसानी पैदा हो जाए तो कल को मसले मसाइल जो है ना वो संगीन नौइयत के नहीं होंगे। मेरी तो उम्मीद व तवक्को यही है, क्योंकि वैसे आपके सामने बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट के सबसे बड़े जो 2 एनालिसिस के मास्टर थे, दोनों मुल्क से शार्ट हो गए, दोनों मुल्क से शार्ट हो गए। एक तो प्रोफेसर भी थे। अच्छा, छोड़ो यार, अब क्या बात है, मुझसे आप अदनान भाई करवाओगे सुबह सुबह, क्या क्या करवाओगे। आप भी देखा करते थे टीवी पर, हम भी उन्हें देखा करते थे टीवी के ऊपर, बड़े मारूफ लोग थे। अब क्या करें, हो गए शार्ट मार्केट से। खैर, यहाँ पर मैं आपसे कुछ और बात करूँ। 2 हफ्ते से बड़ा सन्नाटा और खामोशी है, CPEC के मुतालिक कोई बात नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर और थिंक टैंक्स के अंदर इस बारे में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप। एहसन इकबाल साहब आज के अखबार में कहते हैं इनोवेशन इज दिस, इनोवेशन इज द न्यू करेंसी, इनोवेशन इज दिस। सर मुझे ये बताएं कि इसका चर्चा क्यों ख़त्म हुआ है और बेचैनी क्यों कम हुई है, इसके बारे में मुख्तसरन।
एक तो आप ये देखें कि पहले तो यही है कि जो कोर्ट वाला फैसला है, ये तो मेन बड़ा अहम है कि जब तक इसका फैसला कोई डिसीजन नहीं आ जाता तो ये राइट ना आपको खामोशी नजर आएगी, क्योंकि इस पे आप देखें कि पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत होती है। सीपैक पे कोई नई डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट फौरन आ जाती है कि हमारी हुकूमत ने ये किया। ये तो खैर आपने पास में भी बहुत जगहों पे देखा है कि हुकूमत आके क्रेडिट लेना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल कि हमने ये किया। तो ये मेन रीज़न है कि अगर फैसला क्या आता है। और दूसरा ये भी था कि लास्ट जो हमारे 2 वीक से जो हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है वो उसी में लगी हुई थी, PSL फाइनल की तरफ ज़्यादा लगी हुई थी कि किसी तरह फाइनल हो, ये सारा मतलब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। अब अपने आगे आगे की तरफ आएंगे। इसी तरह फैसला भी अगर आने कभी भी शॉर्ट टर्म में कभी भी आ जाता है तो इससे फिर आपको आगे जो भी डेवलपमेंट होगी फिर आपको सीपैक के हवाले से न्यूज़। लेकिन सीपैक देखिए, अच्छा, ज़राए इब्लाग के अंदर कल एक खबर ये भी लगी थी कि गैर मुल्की सरमायाकार एल्सन चाइना, उन्होंने तफसीलात मांग ली हैं कि सीपैक की तफसीलात दें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने कहा रशिया भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, टिम्बकटू भी आ रहा है, जो बंदा पाकिस्तान में आ रहा है उसका बाजू पकड़ के हम कह रहे हैं ये भी सीपैक में आ रहा है। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहते हैं कि तफसीलात मांग ली कि आप बताओ भाई ये जा कहाँ से रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, ना ये आरिया है ना जारिया है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरारिया है, इसके बारे में तफसीलात बताओ। ये तफसीलात मेरे और आपके पास नहीं आई, इतनी ज़्यादा नहीं आई। तफसीलात के हिसाब से देखें वो तो अगर कोई भी इन्वेस्टर है, अगर सीपैक के हवाले से कोई मंसूबा बन रहा है तो अगर ऑफ कोर्स अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो तफसीलात तो मांगता ही है रिगार्डिंग। और ये तो मेन बड़ा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, तो इस पर तो तफसीलात अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आगे कंसर्न्स हो। वैसे भी आजकल आपने 2 वीक में ऑनवर्ड देखा होगा कि सिक्योरिटी जो है थोड़े से खदशात भी बड़े खड़े हो गए राइट नाउ, क्योंकि अचानक जो हालात जो ख़राब हुए थे वो अब तो खैर सेटल डाउन हुए हुए काफ़ी। लेकिन ये कि हालात ख़राब होने के लोग फिर काफ़ी तनाजुर में देखते हैं कि यार ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम दोबारा जो है हालात अचानक से पाकिस्तान में ख़राब हो जाएं और फिर ये सीपैक ऐसा नहीं कोई होल्ड पे आ जाए। असल में सियासी हुकूमतें अदनान साहब चाहती भी ऐसे हैं कि ऐसा काम शुरू करें जो 25 साल में मुकम्मल हो, वो लंबा, और फिर उनको जब निकाल दिया जाए और फिर वो गवर्नमेंट से आउट हो जाएं तो क्या ओ यार देखो हम होते तो पता नहीं हम क्या कर देते। तो ये बेसिकली इनकी पुरानी आदत रही है। पहले इन्होंने प्रोग्राम 2010 बनाया था, उसकी भी हवा निकल गई, फिर अब 2 प्रोग्राम 2025 बनाया है तो बंदा मेरा गिरा ही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। नहीं, एक ये भी दूसरी एक ये भी कि अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तो खैर खुसूसियत है कि पॉइंट स्कोरिंग भी बड़ी होती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट भले पास की हुकूमत ने को आके कहते हैं देखो उन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन हमने उसको बड़ा निखार सवार के जो है पेश किया, अब जो है ये इनका नहीं था, अब हमने जो है पॉइंट्स कुछ आगे पीछे पॉइंट्स कर देते हैं और चेंज करके कहते हैं हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़। या फिर अगर ये चले भी जाते हैं और अगर ये आगे 10 साल तक इसको कैश करते रहेंगे अपनी तकारीर में कि यार ये हमने स्टार्ट किया था, हमने किया था, हमने ये करवाया, तो ये तो आगे आपको 10-15 साल तक सुनने को मिलता रहेगा। मेरी अपनी राय ये है कि ये सिर्फ एक शोशा है, सिर्फ एक तमाशा है जो आप खुद देखेंगे कि हवा में महलूल हो जाएगा, जिसके माने ये कि डाइल्यूशन हो जाएगी हमारी फाइनेंशियल टर्म्स में अगर बात करें। और इसका ख़ास कोई रिज़ल्ट मैंने देखा नहीं, सिवाय ये कि मॉल्स के अंदर हमें चाइनीज़ दिख रहे हैं और सुपर मार्केटों में चाइनीज़ दिख रहे हैं। चाइनीज़ के आ जाने से ये कतई साबित नहीं होता कि नोटू भी आया है, क्योंकि नोटू नहीं आया। लेकिन आपका मेरा पर्सपेक्टिव इस पे डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एक ज़माने में एक तमाशा था इस मुल्क के अंदर PSDP का। जिस बच्चे को मैं हाथ लगाता था, जिस बंदे को हाथ लगाता था, उसके अंदर से PSDP निकलता था। यकीन करें मेरे अपने अंदर से PSDP निकलता था। मेरे यहाँ से अगर आप चीरा लगाते और मेरी नसों के अंदर से भी PSDP निकलता। लेकिन फिर क्या हुआ, ठुस और फुस, कोई बंदा आज PSDP के बाद पाकिस्तान सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देखें, जिससे मैंने बात की उसने डायरेक्ट गुफ्तगू आगाज़ की PSDP से। तब हमारे पास सीपैक नहीं था, PSDP था, तामीर कराची, तामीर पाकिस्तान, ज़ीरो। तो सर हम लोग हैं लाल बत्ती के पीछे लगने वाले लोग। मां मुझे सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या आज से 3 साल पहले टोटल PSDP पे बात नहीं होती थी? 5 साल PSDP पे बात हुई है, अब कोई बात ही नहीं करता PSDP पे। मुझे बताओ क्यों? आप ये जो प्रोजेक्ट थे वो असल में अब इसके बारे में इतनी बात इसलिए भी अब नहीं की जाती थी, वो स्टेट रन प्रोजेक्ट है और आपको पता है खैर हमारी गवर्नमेंट के वैसे ही फंड्स के इश्यूज रहते हैं। ये फंड इसकी बारे में इसलिए बात की थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो है वो इंटरवेंशन है और डायरेक्ट इनकी फंडिंग है। और आप ये भी देखें कि वो फंड इस तरह नहीं कर रहे हैं, वो बहुत मखसूस तरीके से जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे फॉर एग्जाम्पल पावर है, पावर की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो मखसूस शोबों में कर और मखसूस पॉलिसियाँ अपने लिए बनवाएंगे आपको, मतलब ये उनको आगे फ्यूचर सीपैक का मंसूबा है, खाला की बेटी से शादी करने का मंसूबा थोड़ी है। उसके अलावा ये 5 साल आपने प्लानिंग की, उसके बाद खाला ने कहीं और कर दिया रिश्ता। सर ये सीपैक का प्रोजेक्ट है, ये को खाला की बेटी से शादी का प्रोजेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। सॉरी मैं थोड़ी आम फहम गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ा लोग बोलते हैं नेगेटिव कह रहा, लेकिन मेरी बात में 100% हकीकत है। मैं आपको बता रहा हूँ PSDP गया सीधा, मैं बोलूँगा मैन होल में। सही
और कहीं नहीं, मेन हॉल में गया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी कि इस दफ़ा सीमेंट की प्रोडक्शन जो है वो खप जाएगी और जो है वो स्टील बिक जाएगा क्योंकि पीएसडीपी आएगा। लेकिन अब पीएसडीपी की कोई बात नहीं करता। इससे पहले चिनोट का सोना भी मिल चुका है सर इस मुल्क के अंदर, बहुत सारी चीज़ें जो कि कहीं काम नहीं हुआ। मैं हमेशा आपको छेड़ता हूँ इस मौजू के ऊपर थोड़ा सा। रिकोडिक का सोना मिला, कहाँ गया कुछ पता नहीं। सैंडिक का सोना तो आज तक इस कौम को मिला नहीं, सैंडिक भी है एक, वैसे आपको बता दूँ, उसका सोना तो आज तक इस कौम को मिला नहीं। इस मुल्क को सिर्फ और इस कौम को सिर्फ सोने की आदत है और पीएसएल देखने की, और पीएसएल के मैचों में नाच गाना करने, माजरत के साथ, अल्लाह माफ़ करे, हैं जलसों में नाच गाना हो तो बुरा लगता है इनको, हैं, लेकिन अगर पीएसएल के मैच में नाच गाना हो तो वो सही। वाह यार क्या बात है, मैं कहूँ तो सही नहीं और शायद मसूद कहे तो सही है। चलो ठीक है, वो तो उन्होंने तो क़यामत की भी आपको पता है निशानदेही कर सकते, अल्लाह माफ़ करे। खैर यहाँ पर मैं आपको दूसरी जानिब ले जाना चाहूँगा। सर हमारे थोड़ी टेंशन भी है, लेकिन कल वो अफगान बॉर्डर है ना, वो खोल दिया हमने, तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। तो हमारा मुल्क टोटल जो है सलाला और मलाला के चक्कर में ही पड़ा रहता है, तो इससे बाहर नहीं निकल पाता। बंद कर दो खोल दो, बंद कर दो खोल दो, अच्छे ताल्लुकात हो गए ख़राब हो गए, इससे हमारी मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? एक हमारी गवर्नमेंट की पास्ट में भी गवर्नमेंट्स की आदत रही है और अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को किया है कि हमारे एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनती हैं। बहुत सही बात है। अब आप ये देखें कि जो उन्होंने गेट तो खोल दिया है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए खोला है। हाँ। और आगे आने वाली भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी, इसको आप लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बगैर मुज़ाकरात के, बगैर अफगान प्रेसिडेंट के आए जो है सारी चीज़ हो गई हैं, तो शॉर्ट टर्म कह सकते हैं ये। हाँ, बस हम बिगाड़ते भी खुद ही हैं फिर बनाते भी खुद ही हैं, इसी तरह हमने सिलसिला रखा हुआ है। खुद ही हालात को थोड़ा बहुत ख़राब भी कर देते हैं, फिर खुद ही ठीक कर देते हैं। खैर इस पर मुसलसल मुफस्सिल गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है जनाब अदनान अगर साहब के साथ, और बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारी मुख्तलिफ, लेकिन एक अखबार की सुर्खी जिस पर आपकी भी नज़र पड़ी, मेरी भी नज़र पड़ी, वो है पाकिस्तानी, यानी एक पाकिस्तानी शहरी एक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान फेसेस जर्मन कोर्ट। तो ये इस पर कुछ मुख्तसर तबसरा आप करेंगे? एक सबसे पहले तो कि दूसरा, जैसे भी हमारी पहले थोड़ी देर पहले वो भी रही थी कि एक तो लॉबिंग का भी बड़ा इम्पैक्ट है जो है ईरान की जो लॉबी है, तेहरान लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। और दूसरा एक ये भी चीज़ है कि हमारे जो पास्ट में 9/11 ऑनवर्ड जो है जितने भी जैसे रेफ्यूजीज आए हुए इधर, और उस वक्त हमारी नादरा भी बड़ी वीक हुआ करती थी, तो उस टाइम पे सब लोगों ने, मतलब काफ़ी बाहर के लोगों ने भी पासपोर्ट हमारे गेन किए थे, तो जिसका हमें जो है अब खैर सख्ती तो यहाँ पे भी बड़े एंड से हो रही है, सख्ती हो रही है इसी बात पर, लेकिन इशू हुए हैं तो पकड़ हुए हैं ना, इशू हुए तो ये पकड़ में आते हैं सारे, क्योंकि ऐसे भी अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार ऐसे कुछ जैसे अफगान्स हैं, ईरानियंस हैं जो उस टाइम पे जब हमारे यहाँ मुल्क में आए थे तो नादरा की वीकनेस की वजह से उन्होंने जो है पाकिस्तानी NIC के बाद पासपोर्ट भी गेन किया हुआ था। तो ये क्योंकि आपने पास में भी देखा था कि कितने लोगों के पास 10-10 NIC निकले हैं, किसी के पास 3-3 पासपोर्ट निकले थे। अब तो काफ़ी ये पकड़ दकड़ इसमें चल रही है, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन जो पास में जो चीज़ें हैं उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट तो हमें नज़र आता रहेगा। अब ये भी अगर देखें कि दो चीज़ें हैं कि एक तो आपकी बात है कि तेहरान लॉबी वाला भी सीन है, तेहरान लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान। दूसरा जैसे ये भी मैंने बाहर मुल्क में देखा था, मैं बाहर था तो मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि जो 2 पासपोर्ट होल्डर होते थे, जैसे अफगानिस्तान या ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, मतलब जो होल्डर होते थे उसमें ये करते थे अगर वो कहीं पकड़े वकड़े जाएँ तो सीधा हमारा पासपोर्ट आगे कर देते। बल्कि इस हद तक है, मैं अदनान साहब आपको बताना चाहूँगा, तेहरान लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मीडिया पर ये छाई हुई है। मैं आपको क्लियर बात बता दूँ, वैसे मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था इस बात का, लेकिन मुझे नहीं पता कि एजेंसियाँ इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तेहरान लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मीडिया के ऊपर छाई हुई है, और सारी ख़बरों को पहले जो है वो हमारे, चाहे किसी भी चैनल की हों, आप देखें उसमें एक तेहरान एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ख़बरें छन छन के वो आती हैं जो कि तेहरान लॉबी अप्रूव करती है। ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मैंने बात कर दी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे तबके के अंदर भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और तेहरान लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वेस्टर्न एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स के अंदर भी उनका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया है। मुल्क के हर इदारे को उन्होंने जो है ना वो अपनी गिरफ्त में किया हुआ है,
और खैर अब मैं इसके बारे में मजीद और नहीं कहूँगा वरना लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद एक लाइन में इसमें ऐड इसलिए करूँगा कि देखें हम जिक्र हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन रहती है, दोनों आजकल दोनों में भी फायरिंग का तबादला हो रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी तनाज़ा रहता है, इनके दरमियान भी रॉकेट फायर हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी जो है वो क्रॉसिंग हो रही होती है। वो वजह आपको मैं बताऊँ क्या है, तेहरान लॉबी जो है ना वो खबर नहीं आने देती। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इसकी न्यूज़ नहीं। तेहरान लॉबी ने क्या किया कि ईरान में लोग बुरा भला बोल रहे पाकिस्तान को, ऐसी की तैसी की भी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एक तंजीम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बलूचिस्तान है, इसके साथ एक और सूबा लगता है जिसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान, वो बहुत बड़ा रकबा है उसका, ईरान का सूबा है। यहाँ पर मामलात कुछ ख़राब हो गए थे, मैं नहीं जानता कसूरवार, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन ईरान के मीडिया पर आ रहा था कि ये पकड़ा गया, ये वहाँ से आया था, वहाँ से आया था, उन्होंने मतलब काफ़ी प्रोपोगेंडा किया, लेकिन तेहरान लॉबी ने ये खबर आने ही नहीं दी, ना प्राइवेट चैनल में आने दी, ना कहीं और आने दी, जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट का दबाव नहीं बढ़ा। एक वक्त आया जब इस्टेब्लिशमेंट ने तेहरान लॉबी पर इतना दबाव डाल दिया कि फिर हमें मजबूरन कहना पड़ गया कि ईरान जो है वो हमारे मुल्क के अंदर गड़बड़ कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। और फिर चूँकि आपको पता है कि ईरान के सदर इस दफ़ा 29 नवंबर से पहले हालात और थे, कोई और था, 29 नवंबर के बाद कोई और आ गया, उससे पहले ईरान के सदर के साथ क्या सलूक हुआ, 29 नवंबर के बाद क्या हुआ, आप लोग भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। खैर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए और मसलक की बुनियाद पर, किसी भी गैर मुल्क के ऊपर, मसलक की बुनियाद पर, नज़रियात की बुनियाद पर, किसी भी गैर मुल्क को, चाहे कोई भी हो, उसके साथ मिलकर अपने मुल्क के मुफादात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो मशरिक़ वस्ता ही क्यों ना हो। और इस पर अदनान भाई मैं दो जुमले और भी कहना चाहूँगा। एक लाइन, आप शायद ये ईरान लॉबी की तो बात करते हैं, लेकिन आप एक और कंट्री का नाम लेते हैं, सऊदी अरब लॉबी भी बना है, बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मकसद है कि दोनों लॉबी, मैं ऐसे कहता हूँ मशरिक़ वस्ता, प्लीज़ थोड़ा यार समझो बात को, मशरिक़ वस्ता की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है, मैंने उसी की बात की आपसे। लेकिन एक जुमला बोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम आते हैं उस मौजू पर। बात यह है कि इंतहा पसंदाना रवैये कहीं किस तरफ से भी हों, वो इंतहा पसंदाना रवैये माशरे को ख़राब कर। बिल्कुल सही। खैर, गोल्ड आ गया जनाबे वाला दबाव में, ये अपना मौजू नहीं ना, क्या ज़रूरत ज़्यादा बात करें, वो तो खबर बड़ी अहम है और फर्स्ट पेज पे आई इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि गोल्ड की जो कीमत है मुस्तकबिल में, वो जेनेट येलन के बयान के बाद दबाव में रहेगी। ये वो बात जो हमने पिछली दफा की थी वो तो गड़बड़ हो गई। नहीं, इसका रीज़न ये कि मार्च के अंदर ये जो भी अगले हफ्ते जो इनकी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है और बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट राइज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हवाले से तो वैसे ही गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर रहता है, और प्लस दूसरी जो ट्रंप की इंतज़ामिया के हिसाब से फर्स्ट ये मेजर मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में स्टेटमेंट्स वगैरह सारी रिलीज होती हैं, तो बड़ा लोग कीनली वेट कर रहे हैं कि यार इसमें क्या नई चेंजेस, क्योंकि फर्स्ट तो आ चुकी है पॉलिसी, लेकिन वो सिर्फ स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जो नेक्स्ट वेडनेसडे को आ रही है। तो इसमें जो है मार्केट बहुत ज़्यादा वेट कर रही है, और डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इस हवाले से भी है क्योंकि अगेन एक वो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, और हवाले और दूसरा इंटरेस्ट रेट के भी चांसेस है, और अगेन उसकी जो टैक्स जो स्पेंडिंग कट्स वगैरह करनी है आगे, जो कहता है ट्रंप ने कि मैं एक कट करके थोड़ा सा आर्मी बजट बढ़ाने का भी वो दिया है, प्रपोजल दिया है कि थोड़ा सा उसको बढ़ा दें। फिर इसके अलावा स्पेंडिंग कट और प्लस टैक्स एवेजन्स काफ़ी देने की बातें कर रहे हैं, तो इस पर डॉलर करेंसी की स्ट्रॉन्ग होगी करेंसी, तो इस हवाले से जो है गोल्ड पे प्रेशर आने वाले वक्तों में रहेगा। लेकिन एज सच इतना प्रेशर इसलिए भी नहीं आता क्योंकि प्राइसेस जब भी डिप होती हैं तो आपको इन्वेस्टर नज़र आते हैं, बायर्स नज़र आते हैं, क्योंकि इतनी लोअर प्राइसेस पे जो है वो इन्वेस्टर कीन होते हैं कि यार ये प्राइस राइट ना अच्छी, और प्लस चाइना से अच्छी डिमांड आती है गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड की। और इसके बाद इंडिया थोड़ा सा इसलिए अभी भी प्रॉब्लम में, वहाँ से अभी भी डिमांड इसलिए नहीं आ रही कि आपने देखा था कि करेंसी का वहाँ पे अभी भी इम्पैक्ट है, जो नोट इनके डीमोनेटाइजेशन हुई है, इसके बाद से वो अभी भी प्रेशर में, अभी भी काफ़ी जगहों पे नोट्स एक्सचेंजेस चल रही हैं। तो ये जब तक प्रॉपर उसका सेटल डाउन नहीं हो जाता तो गोल्ड वहाँ से चल रहा है। ये PSL पे भी बहुत चला है, वो तो खैर अलग टॉपिक यही है, स्टॉक वाले खेल रहे हैं उसमें। आप बताओ, मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट वाले ही PSL के पीछे रहे हैं काफ़ी। सही, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर PSL के अंदर क्यों इंटरेस्टेड रहे हैं? जब मैं मतलब अब आपको उस ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालूंगा बिल्कुल भी, आप बोले यार अली भाई ने ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, सब जानते हैं सर। स्टॉक मार्केट की शख्सियात जब PSL के मामलात के अंदर दिखाई देंगी तो उससे पता लगेगा कि उनका कोई इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है। लेकिन ये मैं बता दूं, जो टीम हारती है वो ज़्यादा कमाती है, इसलिए फ़ायदा ही रहेगा। खैर एनीवे, यहाँ पर एक और मौजू भी है जनाबे वाला, वो ये है कि अब तेल की कीमतों का क्या बनेगा।
और मुस्तकबिल में तेल की कीमतों को कहाँ पे देखते हैं, और अगर तेल की कीमतें नीचे की जानिब जाएंगी हालिया फेड के बयान के बाद, यानी कमोडिटी ओवरऑल प्रेशर में रहेगी, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं भाई? ऑयल का अगर आप एक चीज़ देखें ना कि ऑयल कल जो है बड़ा रात के शाम के बाद बहुत ज़्यादा प्राइसेस ने डिप किया है। उसका रीज़न ये कि अमेरिका की जो इन्वेंट्री आती है वीकली, उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो है ना इम्पैक्ट, मतलब उसने 8 मिलियन जो है बैरल प्लस में है, प्लस में दिखाया, मतलब उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर था। और ऑयल काफ़ी टाइम से जो है वो ऊपर की तरफ एक प्राइस रहती है ना कि एक रेंज ट्रेडिंग चल रही थी, 52 और 55 के अराउंड ही चल रही थी, रेंज ट्रेड हो रही थी ऑयल में। कभी भी ऑनवर्ड हम ये देखते हैं, जैसे हम अपने एनालिसिस में कि अगर कोई एक रेंज ट्रेड चल पड़ती है कोई महीना ऑनवर्ड, तो इसके बाद फिर इधर साइड कोई भी रेंज ब्रेक होती है ना तो मार्केट उसको काफ़ी फॉलो करती है। अगर जैसे उसने कल 52 का लेवल तोड़ा तो आप देखें कि सीधा जो है 50 पे आके गिरा वो ऑयल, मतलब इतना तेज़ी से नीचे आया। और एक सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा, जो 8 मिलियन बैरल जो इतना बड़ा जो ड्रॉ, मतलब वहाँ पे ड्रॉ आ गया अमेरिका में की उसमें ऑयल की इन्वेंट्री में, तो इस वजह से जो है मेजर कंसर्न रहा लोगों का कि यार ये कट तो कर रहे हैं प्रोडक्शन ओपेक में, इसके अलावा ये इतना ज़्यादा ड्रॉ आया है तो ये बड़ा कंसर्न है। और एक और चीज़ भी है कि 26 मार्च को न्यूज़ तो आ रही है कि कुवैत में कुछ ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की मीटिंग के भी चांसेस हैं, तो उसमें ये कंप्लायंस का करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्रोडक्शन कट की है भी दिसंबर में, वो कंप्लायंस कर रहे हैं कि यार सब मेक श्योर करें कि ये प्रोडक्शन कट रहे। सऊदी अरब बड़ा कीन है इसमें कि नॉन ओपेक और ओपेक मेंबर्स जो है वो प्रोडक्शन कट जो हमने अनाउंस किया वो कट हो, क्योंकि वो काफ़ी दबाव में, उसकी मईशत काफ़ी दबाव में। और दूसरा आप ये देखें कि इनको आगे चल के अपनी जो मेन रिफाइनरी है सऊदी अरामको जो है 2018 में उसका आईपीओ करना है। उसके आईपीओ के लिए उनको प्राइसेस को ऊपर लाना ज़रूरी है। अगर वो ऊपर नहीं आती तो आईपीओ में जो है इंटरेस्ट अगर लेते भी हैं तो प्राइस जो है उसकी आईपीओ की कम हो जाएगी। वैसे अरामको बड़ी ज़बरदस्त कंपनी, बिल्कुल सही, वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जाएगा। लेकिन दैट इज इफ ऑयल प्राइसेस, अगर तो ये आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि 2018 तो उसकी वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ना, मतलब तो इनको आगे प्राइसेस ऊपर रखनी। और आपको पता है कि सारा प्राइसेस जो नीचे लाने में सबसे ज़्यादा किरदार तो सऊदी अरब का ही था, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन कट नहीं की थी। इन दोनों की गेम में हम फंस जाते हैं ना, सब फंसते हैं। लेकिन एक तरीके से देखें जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है ऑयल पे इम्पोर्टिंग, उनको तो फ़ायदा ही रहता है ना। अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो दुनिया भर में, तो हमारे यहाँ भी अगर आप देखें पेट्रोल 100 से तो नीचे कितना आया, लेकिन ये है कि अब जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, वो आप एक और भी चीज़ देखें ना कि हमारे यहाँ 15 डे पॉलिसी चल पड़ी है, और 15 डे के हिसाब से। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ कोई ऐसे स्टॉक्स थोड़ी होते हैं कि हम कोई पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके हम स्टॉक्स रखते हैं। हम तो हर 2-1 महीने के लिए जो है जहाज़ हमारे पास आ ही रहा होता है। तो अगर आपके पास स्टॉक्स होते हैं पेट्रोल के, आप रिजर्व रखते हैं अपने पास, तो आप फिर उसको जो है अपने रिजर्व के साथ मैच करके प्राइसेस आप कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये 15 डे पॉलिसी तो पता नहीं, ये हर दफ़ा जो है 15 दिन में पॉलिसी चेंज हो रही होगी। और अभी भी आपको कुछ कह नहीं सकते कि ऑयल ने अगर 50 का बैरियर नहीं तोड़ा तो ये बाउंस बैक होकर जो है दोबारा 52, 53 जा सकता है। एक छोटी सी अगर कोई भी न्यूज़ सऊदी अरब की तरफ से आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी सऊदी प्रिंस जो सऊदी किंग जो है दौरे पे निकले हुए, जो पूरा साउथ पैसिफिक एशिया की तरफ है, लेकिन उनका मेन मकसद है सऊदी अरामको है कि सबको जाके मार्केट करना है कि सऊदी अरामको में आप इंटरेस्ट लें, क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है तो सबको। इट वुड बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिल्कुल बिगेस्ट इन द वर्ल्ड होगा। जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, हर जगह जो किंग सलमान के बेटे हैं ना छोटे, वो बड़े कहते हैं यंग आदमी जो है वो बेसिकली ही इज रनिंग द शो, जो ऑपरेशनल जो इश्यूज हैं ही इज रनिंग दम, एंड ही इज यंग, ही इज वाइब्रेंट। तो कहते हैं ना कभी कभार एक बेटा होता है जिसके ऊपर बाप को बड़ा एतबार होता है, तो ही इज द गाय हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही। Apart from that, you know, Pakistan should also be looking for an opportunity that this money comes towards us. Unfortunately, the Saudi economy is not doing that well because of lower oil prices. On the other hand, Abu Dhabi has a lot of money. किधर से वो पहले से इनके पास है, एक तो मुल्क बहुत छोटा है, तो you know, मतलब amongst the Emirates itself is very small. हम तो डायरेक्ट दुबई जाते हैं ना, तो दुबई की वो अबू धाबी के जो रूलर हैं शेख खलीफा बिन जैद, उनका एटीट्यूड थोड़ा पाकिस्तान की तरफ हमें बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, तो मे बी वी कैन गेट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज दीज पीपल आर वेरी रिच। एज यू डू नो दैट डजंट मैटर वेदर दे हैव अ स्मॉल टेरिटरी और अ बिगर वन। अमीर होने का इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि इनके पास ज़ाती दौलत जो होती है वो इट इज़ वेरी डिफरेंट। अगर पास में हम देखें ना तो इन सऊदी जो एमिरेट्स एंड सऊदी प्लस गवर्नमेंट है, ये सारा इनका थोड़ा सा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस हमेशा लूज़ कर जाते हैं, क्योंकि अगेन आप एक चीज़ नोट रखें, जो भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो चाहता है कि पॉलिसीज़ उनके थोड़े से फेवर में रहें, उनके हिसाब से पॉलिसीज़ हैं। तो उस पॉलिसीज़ के हिसाब से जो बड़ी जो है अब हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा रहती है, बैक पे हो जाती है कि नहीं। जो अब आप लास्ट टाइम भी देखें, जो सऊदी अरब मांग रहा था हमारी फौज यमन के हवाले से, तो उन्होंने बैक आउट हुए कि नहीं यार, अब ऑलरेडी हम यहाँ पे इतने प्रॉब्लम में, अगर हमने यहाँ पे भी कर लिया तो हमारे मुल्क में वैसे ही प्रॉब्लम दोबारा बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल उन्होंने कमिटमेंट्स तो की इंडिया के साथ। ये मुझे एक और चीज़ भी है, लुकमा भी मैं जब लेता हूँ फॉरेन
उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि ये जो अब जो वली अहद बनाया है सऊदी किंग ने अपने बेटे को, तो नायब वली अहद बनाया, माजरत, वो भी बुनियादी तौर पे ही हैज़ बिन, बिकॉज लाइक यू वाज सेइंग ही इज रनिंग द शो राइट नाउ, एंड आई थिंक दिस अरामको आइडिया वुड हैव आल्सो कम थ्रू। बिल्कुल सही, ऐसा मेरा ख्याल है, सही, बिकॉज दे चेंज्ड देयर पेट्रोलियम मिनिस्टर आल्सो। प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी, प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी मिस्टर नईमी, अब वो आई थिंक इज नो लॉन्गर देयर। हां बिल्कुल, अब तो उनके ओपेक के मिनिस्टर की बात, और ऑयल पेट्रोलियम की जो उनकी मिनिस्ट्री है चेंज किया। तो ये, और वज़ीर ख़ारजा भी तब्दील किया, तो इस हिसाब से दे आर ब्रिंगिंग यंगर पीपल इनटू दिस, यंग भी ला रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा पॉलिसी चेंज अमेरिका की वजह से बड़ा है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद इनको खुद अब वहाँ नहीं देख रहे, पहले ये हमेशा अमेरिका की तरफ देखते थे कि ये हमारा बड़ा है, अब वो भी साइड में हो गए। आप ये देखें कि सऊदी अरब जो है पास्ट में अगर हम देखें तो अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इसके, लेकिन ट्रंप खैर आपको पहले भी देखते थे कि वो अगेंस्ट इस सऊदी लॉबी प्लस एमिरेट्स की तरफ थोड़ा सा उसका नेगेटिव व्यू है, तो इन्होंने अब चेंज किया, वो उनका भी डायरेक्शन अब एशिया पैसिफिक की तरफ जा रहा है, और मेन जो है चाइना है, सबका जो है डायरेक्शन जो अमेरिका से जिसकी भी नहीं बनती वो सीधा चाइना एंड रशिया की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट सुपर फर्स्ट पावर के हमारी तो सबसे बनती है, पाकिस्तान की सबसे बनती है, हमारी बिगड़ती किसी से भी नहीं है। पता नहीं क्या मसला क्या है, मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आती, हमारी सबसे बनती है। देखो मैं शुरू में आपको बात की, लेकिन आप फ्रैंक फैक्ट से जानते हो, ईरान के लोग पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं, अफगानिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान भी रिश्ते हैं, आपको पता है, पख्तून तो बिल्कुल सेम, और आपको पता है अभी जो अफगान टेंशन हुई थी उसका असरात आपने केपी में देखे, तो हमारे लोग तो यार सबसे, मैं आपको इतनी बड़ी बात कह देता हूं कि देखें, इंडिया बैन करता है, ये करता है, वो करता है, जितना भी बैन करता है, हमारे घरों के अंदर वो सुबह सुबह बच्चे यो हनी सिंह के गाने सुनते हुए स्कूल जाते हैं, मैंने देखा है, वो नहीं सुनते हो। आतिफ बच्चा भी हमारा वहीं रहता है, इंडिया के अंदर ही रहता है, वहीं गाने गाता है, और हमारे जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भतीजे हैं वो भी इंडिया रहते हैं, इंडिया में गाने गाते हैं, टैक्स वालों ने वहीं पकड़ लिया था उनको कि आपने टैक्स नहीं दिया। हमारा ये जो एक वो बबलू सा बच्चा था, पतला हो गया, अदनान समी, वो भी इंडिया में रहता है। देखो हमारे लोगों को तो बहुत मोहब्बत है, मतलब हमारे लोगों को तो इतनी मोहब्बत है, यकीन करो इनका बस नहीं चल रहा। अगर वलीमे का खाना उस तरफ लगे और दावत इस तरफ हो और खाने के ढक्कन हटे, यकीन करो हम सब वहाँ घुस जाए। नहीं मतलब जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, हैं इतने इंडियन कह रहे हैं इंडियंस ने पीएसएल देखा, मुझे ये बताओ कितने पाकिस्तानियों ने आईपीएल देखा? मेरे ख्याल इंडिया में इतने लोगों ने आईपीएल नहीं देखा जितना पाकिस्तान में बच्चों ने आईपीएल देखा। हमारे यहाँ तो ब्रॉडकास्ट भी होता है, हाँ, और ब्रॉडकास्ट भी होता है, और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं विराट कोहली स्टाइल खेलते हैं आजकल। तो हमारी किसी से लगती वक्ती नहीं, ये तो मोदी का प्रॉब्लम है, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो छोड़ो, मैं यही बोलता हूँ, छोड़ो नफरतें भाई सबके साथ। मेरी खुद नहीं मेरी इंडिया से बहुत लगती है, लेकिन इंडिया के हमें ये नहीं भूलना चाहिए अदनान साहब, 20 करोड़ से जायद मुसलमान आज भी इंडिया में रहते हैं। जब हम कोई भी हरकत करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि तसव्वुर पाकिस्तान के पीछे बड़े सगीर के तमाम मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान है सर। आज भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं इंडिया के अंदर। मैं आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो आपके टीवी पर वैसे उन्होंने बैन किया हुआ, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जब तंजीम वहाँ पे काम करती, लाखों लोग आते हैं इज्तिमा में, आपने देखा होगा। न सिर्फ के वो, और भी बहुत सारे लोग, मुसलमान बहुत हैं इंडिया के अंदर, मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर आज भी बहुत बड़ी आबादी है। हम लोग नहीं जानते, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान बसते हैं। सही, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमसे ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पर बसते हैं। तो हम जब डायरेक्ट गाली देते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए, हम गाली देते हुए भाई, उनके टीम का कैप्टन जो है वो टाइगर मंसूर भी रह चुका है, उनकी टीम का कैप्टन अजरुद्दीन भी रह चुका है, इरफान पठान भी उनकी तरफ से खेलता रहा है। तो भाई देखा, मैं ठीक है, मैं इंडिया के खिलाफ बहुत जहर उगलता हूँ, लेकिन पीपल टू पीपल नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करो। जब वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे होता है सर। चाइना से हम मोहब्बत करते हैं, आपने देखा वेस्ट इंडीज से जितनी पाकिस्तान को मोहब्बत है, डैरन सैमी को जो है वो हम पाकिस्तान की शरीयत देने को तैयार है। सही, उसका नाम रख रहे हैं हम डैरन खान या सैमी खान, आपको जो पसंद आए, सैमी खान रख देते हैं उसका नाम, मतलब वो राजी भी हो जाएगा। आप बेचारे ने अपनी टेंट तो करा ली है, अब कहीं ऐसे ना हो टीम के साथ उसे उम्रे पर भी ले जाए। अच्छी बात है बाशिर मां। अच्छा नहीं वैसे बता रहा हूँ, सही है। मतलब मैं अदनान साहब आपसे सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, हमारी कौम सब लोगों से मोहब्बत करती है। यकीन करो, नेज़ ये है कि एक वक्त के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका की एक रियासत कहा जाता था, इतनी लोगों में आपस में लगाव था, इतना पाकिस्तानी आज अमेरिका में बैठा हुआ है। हम तो सारी दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप नौजवान आदमी हैं, आप जानते हैं इस बात को। ये क्या वजह है हमारे माशरे में इतनी नफरत आ गई हमारे को बुरा वाला, क्यों कह रहे हैं आप बताएं? एक तो मैं कहूँगा कि अगेन गवर्नमेंट वीक हो जाती है, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग में जो है हमारे
पे पीछे हो जाते हैं, बैकआउट हो जाते हैं। अब आप थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ईरान लॉबी है, दूसरे मशरिक हाँ वस्ता बोलो, की उनका भी लॉबी नाम है। लो, आप उनका भी नाम लो, कहीं ऐसे ना हो कि बात इस पर आ जाए कि बात। भाई इन्होंने को मसलक से जुड़ी बात की हो। नहीं, नहीं, ऐसी मसलक बात का नहीं, नहीं, आपने उसका basically- भी जिक्र किया, नहीं, नहीं, सऊदी अरब मसलक का भी जिक्र सही किया आपने, मशरिक वस्ता का भी हमने जिक्र एक किया। ये वक्त है कम था इसलिए। कि डायरेक्ट अगर हम एक चीज़ देखें तो ये लोग फंड तो बहुत हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ करते हैं, एनजीओस को भी करते हैं, सबको करते हैं, उसमें मिक्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फंडिंग तो हमारे यहाँ बहुत आती है, लेकिन इस फंडिंग की बैक पे नहीं देखते कि यार क्या है, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। ये खैर हमारे यहाँ पे अगेन वही है कि पॉलिसी मेकिंग नहीं है। हमें तो दुनिया से मोहब्बत करनी चाहिए। आप मुझे सच बताओ, अगर मैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जाऊं जहां लोग पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हो, मैं एक भी रुपया लगाऊंगा वहां पे? नहीं लगेंगे, मैं नहीं लगाऊंगा, दिल से आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी रिटर्न आ रहा हूं। कोई भी नहीं लगेगा। उसकी एक वजह यह भी होगी कि कल कल ये लोग कहीं हमें टारगेट ना टारगेट ना करें। इसी तरह जब कोई सरमायाकार पाकिस्तान में आएगा और हम उसके मुल्क को बुरा भला कह रहे होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो पैसे नहीं लगाएगा, हम नहीं लगाएंगे ना। मैं अगर किसी मुल्क में जाता हूँ, वहाँ वो कहता है, मुझे एयरपोर्ट पे ही कहता है ओ पाकिस्तानी, तो मैं फौरन बोलूंगा भाई मैंने इधर पैसे नहीं लगाने। नहीं लगाएगा, सही। तो ये मेरा ख्याल है इसका पैसों से बड़ा ताल्लुक है, सरमाए से बड़ा इसकी बेशक ये बात है कि सरमाए का कोई मजहब नहीं, लेकिन फिर भी एक सरमाएदार का तो है ना। तो आई थिंक वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और चाइनीज से भी आप हमारी लगन और मोहब्बत देखो, इतनी बढ़ गई है। एक चाइनीज लड़की वहाँ से फेसबुक पे लड़के को देखकर यहाँ पे मियाँ चुन्नू में उसने शादी कर ली, पता नहीं कहाँ पे। तो मोहब्बतें बड़ी बढ़ रही हैं भाई। आप देखो कुछ अरसे में बच्चे आएंगे, ऐसे बच्चे आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का नाम होगा अब्दुल रहमान चू, कोई होगा अब्दुल शकूर चाई, तो इस तरह बहुत सारे बच्चे होंगे। जैकी चैन भी होगा यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर ये मुस्तकबिल है, आप देखो अब होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ जो हैं, ये आगे चल के अमरीकी स्टॉक मार्केट को ऊपर पहुँचाएगी और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी क्या और ऊपर जाएगी। एक जुमला आपसे लूंगा, फिर उसके अगर बाद सिर्फ मैं वाइंड अप इसकी करूंगा। पॉलिसी के हवाले से देखें तो हमारी स्टॉक का तो डायरेक्ट अमेरिकन पॉलिसी से इतना कोई लेना देना नहीं है। हमारा खुद ऑनवर्ड, अब हम सीपैक को ज़रा वो कर बैठे हैं, सीपैक पे हमारी स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर आ गई है। तो अगर हम उसकी पॉलिसी के हवाले से बात करें तो वो जो बातें कर रहा है राइट नाउ कि अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमी फर्स्ट, जॉब क्रिएशन यहाँ होनी चाहिए, फैक्ट्रीज यहाँ लगनी चाहिए, इस हवाले से देखें तो उसकी पॉलिसी स्टॉक्स के लिए और उसकी कंट्री के लिए फेवरेबल। लेकिन इसके बीच में हर्डल्स कितने हैं, क्योंकि अभी तो आप देखें कि सिर्फ 2 महीने हुए हैं इसको, तीसरा महीना तो स्टार्ट हुआ है अभी। आप ये देखें दूसरे पहले ही महीने के पहले ही फर्स्ट टाइम इसकी पॉलिसी पे चैलेंज कर दिया गया था। तो अभी आगे चल के देखें तो सही, मतलब चैलेंजेस तो होते रहेंगे इसको। इसकी पॉलिसी बहुत सारी बैक भी होंगी, अब भी होंगी। आते ही साथ उसने बोल तो दिया कि वॉल बनाएंगे, उनके पैसों से भी बनाएंगे, लेकिन अब वो थोड़ा ठंडा हो गया इस पर। आगे भी कहता है बनाएंगे, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल टाइप चीज़ है वॉल बनाना वहाँ पे। फिर भी देखते हैं फ्यूचर में उसकी पॉलिसीज़ को बहुत सेटबैक्स मिलेंगे वहाँ पे। नहीं, दीवारें ना बनाएं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप दीवारें ना बनाएं। हम आपको गुलदस्ते पेश करेंगे, आप गुलदस्ते की फैक्ट्री लगाएं। आप भी गुलदस्ता दें हमें, हम भी आपको गुलदस्ता दें। यकीन करें, मैं बचपन से पाकिस्तान के अंदर लोग बोलते हैं ना नफ़रतें क्यों आई, एक दो जुमले बोलूँगा बस। बात ये, नफ़रतें इसलिए आईं क्योंकि हम लोगों ने नफ़रतों के बीज बोए। हमने दुनिया भर से नफ़रत की। एक दफ़ा मोहब्बत करके देखो, आपस में भी और दूसरों से भी। यकीन करो, मैंने मोहब्बत से, इखलाक से दुनिया के दिल जीते हैं। बड़े से बड़े पत्थर दिल को भी मोम कर दिया। तो आप समझें कि मोहब्बत से किसी तरह से दुनिया को आप अप्रोच करें। कल हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन पर भी, किस तरह हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक, आपके पैगामात के मुंतज़िर। अली नासिर, अदनान अगर और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।